कहानी की शुरुआत में हमें डाल्टन रसल नाम का एक आदमी प्रिजन सेल में दिखाई देता है, जो कैमरे के सामने ये कहता है कि मेरा नाम डाल्टन रसल है और मैं इस सेल में हूँ। मैंने एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की प्लानिंग की थी और उसमें कामयाब भी हुआ, लेकिन मैंने ये रॉबरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी की थी। अब मैंने इसे कैसे अंजाम दिया, ये जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि एक वैन अलग अलग जगहों से कुछ लोगों को पिक करती है। उन सब लोगों ने पेंटर जैसे कपड़े पहने होते हैं और उनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ होता है। वैन मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के पास रुकती है। फिर हम देखते हैं कि बैंक के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी हम रसल को बैंक के गेट से अंदर आते हुए देखते हैं, जिसके हाथ में एक हाई डेंसिटी का टॉर्च होता है, जिसे लाकर वो सिक्योरिटी कैमरे के ठीक सामने एक टेबल पर रखकर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कैमरे पर फुटेज आना बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी बैंक के अंदर घुसते हैं, जो पेंटर की ड्रेस पहने हुए थे। वो लोग अंदर आने के बाद गेट को बंद कर देते हैं, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा शक होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रसल उसके पीछे गन पॉइंट करके स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है, जिससे बैंक के अंदर धुआं फैल जाता है। फिर वो रॉबर्स सारे लोगों को गन पॉइंट के बल पर जमीन पर लेटने को कहते हैं। इतने में एक पुलिस वाले को बैंक के अंदर से धुआं निकलते देखकर शक होता है और वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है कि डाल्टन अंदर से गन निकाल कर कहता है कि उन्होंने अंदर सबको हॉस्टेज बनाया हुआ है। अगर पुलिस वाले अंदर आए तो वो लोग उन हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। फिर वो पुलिस वाला बैकअप के लिए NYPD हेडक्वार्टर फोन करके पुलिस टीम को बुला लेता है। वो लोग आने के बाद सारी सिचुएशन को देखते हुए उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। इस बीच बैंक के ओनर आर्थर केस को खबर मिलती है कि उसके बैंक में डकैती पड़ गई है और ये सुनकर वो चिंता में पड़ जाता है। फिर वो एक हाई पावर ब्रोकर मैडलिन वाइट को फोन करके बुलाता है और उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है, क्योंकि उसी ब्रांच के एक लॉकर में उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। मैडलिन उससे पूछती है कि उस लॉकर में ऐसा क्या है। इस पर वो कहता है कि उसमें उसके परिवार की कुछ विरासत की चीजें हैं जो वो चाहता है कि किसी के हाथ ना लगे। इस पर मैडलिन उससे कहती है कि उसका काम हो जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फ्रेजर और मिचेल, जो कि हॉस्टेज नेगोशिएशन टीम के लिए काम करते थे, आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्रेजर एक स्मार्ट और एक्सपीरियंस कॉप था, लेकिन उस पर एक पुराने मामले को लेकर एक इंक्वायरी चल रही थी, इसीलिए वो इस केस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, पर वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फ्रेजर मिचेल के साथ वैन में कैप्टन डेरियस से बात करता है, जो इस केस का इंचार्ज था। वो उन्हें बताता है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि बैंक में कितने लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है और कितने लोग सस्पेक्ट हैं। फ्रेजर डेरियस से कहता है कि अगर उसे इस केस की सारी डिटेल्स दे दी जाएं, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। फिर वो लोग डिनर करने चले जाते हैं। इस बीच रॉबर्स उन हॉस्टेजेस को नीचे सेफ रूम की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ बैंक एम्प्लॉइज और बाकी हॉस्टेजेस को अलग अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। डाल्टन सभी हॉस्टेजेस से कहता है कि वो अपने हैंडबैग, मोबाइल फोन्स और कीज अपने हाथों में निकाल कर रखें, जिससे वो लोग उन्हें कलेक्ट करके एक बैग में डाल सकें। एक बैंक एम्प्लॉय अपना फोन नहीं देता और उन लोगों से कहता है कि वो अपना फोन घर पर भूल आया है। डाल्टन को उस पर विश्वास नहीं होता और वो सख्ती करके पूछता है, फिर भी वो यही कहता है। तो वो दूसरे एम्प्लॉयज का फोन चेक करता है, जिसमें से एक एम्प्लॉय के फोन में उसका नंबर स्पीड डायल में मिल जाता है, जिस पर फोन करने पर उसका फोन उसके ऑफिस में ही मिलता है। ये देखने के बाद डाल्टन उसे ऑफिस के अंदर ले जाकर बहुत मारता है। ये देखकर दूसरे हॉस्टेजेस भी बहुत डर जाते हैं और अपनी बची हुई चीजें भी उन्हें सौंप देते हैं। एक बच्चा उसे अपना वीडियो गेम दे देता है, पर वो प्यार से उसे वापस कर देता है। इसके बाद डाल्टन सभी लोगों को एक साथ खड़ा करके फिर उन्हें जेंडर के हिसाब से अलग अलग खड़ा करते हैं और फिर उन्हें उनके अंडरगारमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतारने को कहते हैं। एक ओल्ड लेडी अपने कपड़े उतारने से मना कर देती है। इस पर रॉबर्स के ग्रुप से एक लड़की उस लेडी को लेकर एक अलग रूम में चली जाती है। इधर दूसरे रॉबर्स उन बाकी हॉस्टेजेस को एक ही तरह का सूट और मास्क पहनने के लिए देते हैं, जिसे वो अपने साथ लेकर आए थे। कुछ देर बाद एक ओल्ड बैंक एम्प्लॉय, जिसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा अनईजी फील करता है। ये देखकर डाल्टन और उसके साथी उसे बैंक से बाहर जाने देते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, पुलिस वाले उसे घुटने टेकने को कहते हैं। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे अंदर के हालात पूछते हैं। तो वो कहता है कि अगर पुलिस अंदर गई तो रॉबर्स 2 लोगों को मार डालेंगे। इस बीच रॉबर्स बाकी और हॉस्टेजेस को चेक करते हैं और पूरे बैंक का जायजा लेते हैं। वो लोग सेफ रूम और लॉकर से गुजरते हुए बैक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां ऑफिस सप्लाई रखी होती है। बाद में हम एक रॉबर को बैंक के अंदर जमीन की खुदाई करते हुए देखते हैं। इस बीच डेरियस फ्रेजर और मिचेल को उस आदमी के बारे में बताता है जिसे रॉबर्स ने बाहर आने दिया था। वो आदमी उन्हें बताता है कि अंदर 4 रॉबर्स हैं। इस पर डेरियस उन्हें बताता है कि वो रॉबरी से पहले के बैंक के वीडियो फुटेजेस का इंतजार कर रहा है, जिससे कि अंदर के हालात का सटीक अंदाजा लगा सके। वो बताता है कि बैंक के सारे कॉल्स उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिए गए हैं और अब फ्रेजर के ऊपर था कि वो आगे क्या करता है। फ्रेजर को लगता है कि अभी रॉबर्स से बात करने का सही समय नहीं है, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि रॉबर्स का अगला कदम क्या होगा। इस इंतजार
इंतजार के दौरान मिचेल को रॉबर्स की वैन बाहर खड़ी मिलती है, जो कि उनके हिसाब से चोरी की होगी। आखिरकार कुछ देर के बाद फ्रेजर डाल्टन से बात करने को तैयार हो जाता है और वो बैंक में फोन लगाता है, पर डाल्टन फोन पिक नहीं करता। तब तक सिक्योरिटी कैमरा की फुटेजेस आ जाती हैं और वो लोग उसे चेक करने लगते हैं, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि रॉबर्ट्स ने अपने साथ लाए हुए लाइट्स की हेल्प से इन कैमरास को पहले ही ब्लाइंड कर दिया था। तभी बैंक के सामने कुछ हलचल दिखाई देती है और सारे पुलिस वाले उधर दौड़ पड़ते हैं। ठीक उसी वक्त मैडलिन न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने जाती है। वो उनसे कहती है कि उसके एक क्लाइंट के लिए उसे उनकी हेल्प चाहिए, क्योंकि वो अपने क्लाइंट के लिए हॉस्टेजेस को मॉनिटर कर रही है। वो कहती है कि उसे किसी तरह बैंक के अंदर जाने का इंतजाम करा दे, साथ ही सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस वालों को भी उसके साथ कर दे। पहले तो मेयर इसके लिए साफ मना कर देता है, पर मैडलिन के बहुत इंसिस्ट करने पर मान जाता है। इस बीच रॉबर्ट्स एक और हॉस्टेज को मैसेज के साथ रिलीज करते हैं। जैसे ही वो हॉस्टेज बाहर आता है, सारे पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। वो एक सिख था, पर गलती से वो सब उसे अरबी आतंकवादी समझकर उसकी पगड़ी उतारकर उसके धर्म का अपमान करते हैं। उसे बुरी तरह पकड़कर ले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। सिख बहुत नाराज होता है, पर वो लोग किसी तरह उसे मना लेते हैं। फिर वो बताता है कि अंदर कम से कम 20 से 30 हॉस्टेजेस हैं और वो रॉबर्ट्स फॉरेनर्स हैं। इसके बाद वो लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं जिसे रॉबर्ट्स ने उस हॉस्टेज के साथ भेजा था। उस मैसेज में लिखा था कि उन्हें 2 बस और एक जंबो जेट चाहिए, जो कि 9 बजे तक उन्हें डिलीवर कर दिया जाए, और अगर पुलिस वालों ने उनकी डिमांड्स पूरी न की तो हर घंटे में एक हॉस्टेज को मार डाला जाएगा। उसमें ये भी लिखा था कि बैंक को अंदर से एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव से घेर लिया गया है। इस पर वो लोग बैंक के फोन में एक मैसेज भेजते हैं जिसमें डैरियस कहता है कि वो लोग जेट अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन बस के बारे में संभावना है। पर फ्रेजर कहता है कि जब तक रॉबर्ट्स उनसे बात नहीं करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक कप कॉफी तक नहीं। इस बीच अचानक केस वहाँ आ जाता है और कहता है कि शायद वो उनकी कुछ मदद कर सके और रॉबर्ट्स की डिमांड के बारे में पूछता है। जब कॉप्स उन्हें बताते हैं कि रॉबर्ट्स को प्लेन चाहिए तो वो कहता है कि वो शायद अरेंज कर सके। इस पर सारे कॉप्स हैरान रह जाते हैं। केस वहाँ रुककर सारी सिचुएशन और उस पर हो रही प्रोग्रेस अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन सब उसे समझा बुझाकर भेज देते हैं। इस बीच रॉबर्ट्स का एक और मैसेज आता है कि उन्हें खाना चाहिए। इसे पुलिस वाले एक अच्छा मौका समझते हैं, क्योंकि खाने के साथ साथ वो वहाँ कुछ ऐसे डिवाइस भेज सकते थे जिससे कि वो अंदर होने वाली बातचीत को सुन सकें। टैपिंग डिवाइस इंचार्ज कहती है कि पिज्जा भेजना बेहतर होगा, क्योंकि उसके लिए लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और आपस में बातचीत करेंगे, जिससे हमें अंदर के हालात ज्यादा अच्छे मालूम होंगे। फ्रेजर उससे डिवाइस के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये एक डिजिटल डिवाइस है जो 30 सेकंड्स तक रिकॉर्ड कर सकता है। इस बीच एक हॉस्टेज होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे पीटते हुए घसीटकर उस रूम में ले जाते हैं जहाँ ऑफिस सप्लाई रखी थी। थोड़ी देर बाद उनका खाना आ जाता है जो उन्होंने ऑर्डर किया था। फ्रेजर अपनी निगरानी में सारी चीजों को रॉबर्ट्स तक पहुँचते हुए देखता है और डाल्टन से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। फ्रेजर डाल्टन से कहता है कि अगर वो उसका फोन उठाए तो वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन डाल्टन कुछ नहीं कहता। इसके बाद पुलिस वाले बैंक के अंदर होने वाली बातचीत को ऑडियो डिवाइस के जरिए सुनने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लोग किसी अलग भाषा में बात कर रहे थे। फ्रेजर अनुमान लगाता है कि वो शायद रशियन भाषा है। फिर वो मिचेल को रिलीज किए गए हॉस्टेजेस से ये मालूम करने के लिए भेजता है कि क्या उन्होंने बैंक के अंदर किसी को रशियन भाषा में बात करते देखा था। इस बीच बैंक में रॉबर्ट्स फीमेल हॉस्टेज में से किसी एक को ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी जगह वो फीमेल रॉबर उस पहले कमरे में चली जाती है और खुद हॉस्टेज होने का नाटक करती है। इसी तरह वो दूसरी लेडी को एक तीसरे रूम में बंद करते हैं। आखिर में असली फीमेल रॉबर को सप्लाई रूम में गड्ढा खोदते हुए दिखाया जाता है। इधर सारे कॉप्स एक रशियन जानने वाले कॉप के साथ बात करते हैं तो वो कहता है कि डिवाइस में रिकॉर्ड हुई भाषा रशियन जैसी लगती है, पर असल में वो बुल्गारियन है जो कि सेंट्रल यूरोप में बोली जाती है। तभी फ्रेजर को एक आइडिया सूझता है और वो उस रिकॉर्डिंग को बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर बजाते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों में से अगर किसी को वो भाषा आती हो तो उनसे संपर्क कर सके। उसका आइडिया काम कर जाता है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उस भाषा को पहचान लेता है और कहता है कि वो अल्बानियन भाषा है, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ अल्बानिया से थी। ये सुनकर वो लोग अल्बानियन कॉन्सुलेट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। आखिरकार वो उस कंस्ट्रक्शन वर्कर से फोन करवाकर उसकी वाइफ को बुलवाते हैं। उसकी वाइफ आती है और सारी सिचुएशन समझने के बाद इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी पार्किंग फीस माफ करवाने को कहती है। फ्रेजर उससे रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनकर उन्हें बताने के लिए कहता है। इस पर वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि उसे न सिर्फ ये पता है कि वहाँ क्या बात हो रही थी, बल्कि ये भी पता है कि बोलने वाला कौन है। पुलिस वाले ये सुनकर सारी बात जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, पर तुरंत ही उनकी खुशी निराशा में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज दरअसल अल्बानिया और वरास्का के पूर्व कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट की थी और ये रिकॉर्डिंग उन्हीं के एक पुराने भाषण का हिस्सा था। वो समझ जाते हैं कि रॉबर बहुत होशियार हैं। वो खाने के पैकेट्स में पुलिस वालों की तरफ से छुपाकर भेजे गए डिवाइस के बारे में जान गए होंगे और इसीलिए उन्होंने वो रैंडम टेप चलाया होगा ताकि वो उन्हें कंफ्यूज कर सके
सकें। इसी बीच हम देखते हैं कि बैंक के अंदर डाल्टन एक एक करके सारे सेफ चेक करता है, पर किसी सेफ से कुछ लेता नहीं है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो और उसकी एक साथी एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोलते हैं। उसमें उन्हें एक डॉक्यूमेंट, हीरो से भरी एक छोटी थैली और एक कार्टियर रिंग मिलती है। डाल्टन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेता है और उसकी पार्टनर बाकी चीजों को वापस बॉक्स में बंद कर देती है। उसी वक्त मेयर मैडेलिन के साथ वहाँ पहुँचता है और बैंक के सामने खड़े वैन में जाकर डिटेक्टिव से बात करता है। वो लोग अपना परिचय देते हैं और मैडेलिन बहुत शॉर्ट में अपने वहाँ आने का मकसद बताती है। फ्रेजर उसकी हेल्प लेने में इंटरेस्टेड नहीं दिखता, तो वो लोग उसे उसके पुराने केस को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इस पर फ्रेजर मान जाता है। कुछ देर बाद डाल्टन फ्रेजर का फोन उठा लेता है, लेकिन बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि डाल्टन उसी की बात को दोहराता है कि उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो हॉस्टेजेस को मार डालेगा। दूसरी बार की बातचीत में भी वो सारी चीजें रिपीट होती हैं। फ्रेजर को लगता है कि वो किसी तरह रॉबर्ट से थोड़ा वक्त और ले ले तो उन्हें कोई स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी। ये सोचकर वो उनसे दोबारा खाने का ऑफर देता है, जिस पर डाल्टन उन्हें सैंडविच भेजने को कहता है। इसके बाद रॉबर्ट्स उस होल को चेक करते हैं जो उन्होंने सप्लाई रूम में खुदवाया था और आगे चलकर उनकी रॉबरी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला था। डाल्टन से खुद बात करने के बाद फ्रेजर मैडेलिन से भी उसकी बात कराता है। मैडेलिन उसे फेस टू फेस बात करने के लिए कन्विंस कर लेती है और फ्रेजर उसे बैंक तक पहुंचा देता है। उसे चिंता थी कि मैडेलिन कुछ गलत ना कर बैठे, पर वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। जब वो बैंक के अंदर जाती है तो इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद वो डाल्टन की तरफ बढ़ती है। डाल्टन से बातचीत के दौरान वो उसे सेफ डिपॉजिट बॉक्स देने के बदले कम से कम सजा और $2 मिलियन देने का ऑफर करती है। डाल्टन मैडेलिन से कहता है कि उसे पता है कि वो किसके लिए काम कर रही है और वो केस को भी जानता है। वो कहता है कि केस वर्ल्ड वॉर 2 में एक नाजी कोलैबोरेटर था जिस समय वो स्विट्जरलैंड में काम करता था। वो उससे कहती है कि वो सिर्फ देखना चाहती है कि उस डिपॉजिट बॉक्स में क्या है। इस पर डाल्टन उससे एक डील करता है कि वो इसे अपने पास रखेगा और अगर वो इस रॉबरी में पकड़ा गया है तो इसके बदले वो और उसके बॉस उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। जब मैडेलिन बैंक से बाहर आती है तो वो फ्रेजर से कहती है कि उसने रॉबर्ट्स को एक दूसरा ऑफर दिया है जिस पर वो लोग विचार कर रहे हैं। जब फ्रेजर उससे डाल्टन के बारे में पूछता है तो मैडेलिन उससे कहती है कि वो बहुत स्मार्ट है लेकिन कोई मर्डरर नहीं है। कुछ देर तक तीनों कॉप्स किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपस में डाल्टन के बारे में बात करते हैं। फ्रेजर को ये लगता है कि इस तरह बाहर बैठकर बातें करने से कोई हल नहीं निकलने वाला, इसलिए वो बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है और डाल्टन को फोन लगाकर उससे कहता है कि अगर वो उसे बैंक के अंदर आकर हॉस्टेजेस को चेक करने दे तो वो लोग उसे जेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पर डाल्टन मान जाता है। इसके बाद हम फ्रेजर को बैंक के अंदर जाता हुआ देखते हैं। वो लोग उसे हॉस्टेज रूम में ले जाते हैं जहाँ वो सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत देखता है और सब पूछता है कि क्या किसी ने रॉबर्ट्स का चेहरा देखा है। इस पर सब ना कह देते हैं। फिर वो सबसे वादा करता है कि वो उन सबको वहाँ से सही सलामत छुड़ा लेगा। वापस जाने से पहले फ्रेजर डाल्टन से फेस टू फेस बात करता है। वो उसे बातों में उलझाकर उसके चेहरे से मास्क खींचने की कोशिश करता है, पर सही समय पर दूसरा रॉबर आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। फ्रेजर की इस हरकत से नाराज होकर डाल्टन फिर से बस की डिमांड करता है। फिर उसके बाद वो सप्लाई रूम में चला जाता है और अपने साथी से पूछता है कि उसे इस काम में और कितना समय लगेगा। इस पर उसका साथी जवाब देता है कि उसे अपना काम खत्म करने में 2 से 3 घंटे और लगेंगे। इधर फ्रेजर वापस वैन में आकर डैरियस से कहता है कि डाल्टन कोई खूनी नहीं है और हमें उसके अगले कदम के बारे में जानने के लिए कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। इस बीच उनके पास डाल्टन का फोन आता है और वो उनसे कैमरास को खिड़की की तरफ करने के लिए कहता है। जब वो लोग कैमरा को खिड़की की तरफ करते हैं तो देखते हैं कि डाल्टन अपने हाथों में एक गन लेकर एक हॉस्टेज को शूट करके मार डालता है। इस घटना को फ्रेजर की नाकामी समझते हुए डैरियस मामले को पूरी तरह अपने हाथों में ले लेता है और वो टैक्टिकल टीम को जल्द से जल्द बैंक के अंदर भेजने की योजना बनाता है। लेकिन टैक्टिकल टीम को बैंक के अंदर भेजना एक बड़ी चुनौती थी। किसी भी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए रबर बुलेट्स का इस्तेमाल ही एकमात्र सलूशन था। मिचेल का ख्याल था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसका जिम्मेदार भी फ्रेजर को ही ठहराया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि उसकी मैडेलिन से डील हुई थी और वो एक अच्छा डिटेक्टिव साबित होगा। इससे पहले कि डैरियस टैक्टिकल टीम को बैंक में भेजता, फ्रेजर को पता चलता है कि रॉबर्ट्स ड्रॉवर में रखे एक ट्रांसमीटर के जरिए उनकी सारी बातें सुन रहे थे। वो डैरियस से कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, पर डैरियस उसकी बात को अनसुना करके अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ जाता है। इधर डाल्टन उनकी सारी बातें सुनकर बैंक के अंदर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और कॉप्स के अंदर आने से पहले सारे हॉस्टेजेस को बैंक के बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही टैक्टिकल टीम वाले सारे हॉस्टेजेस को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग बैंक के अंदर जाते हैं ताकि रॉबर्ट्स को पकड़ सकें और अगर कोई डेड बॉडी मिले तो उसे भी बाहर ला सकें। वो लोग सारे रूम्स को चेक करते हैं, फिर सेफ और सप्लाई रूम को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। डैरियस, मिचेल और फ्रेजर भी वहाँ पहुँचते हैं तो टैक्टिकल टीम का हेड उन्हें बताता है कि उन्हें किसी हॉस्टेज की बॉडी नहीं मिली और न ही बैंक से कोई चीज गायब हुई है। इसके अलावा कॉप्स ये भी देखते हैं कि रॉबर्ट्स के सारे हथियार असल में खिलौने थे
थे और उस हॉस्टेज का मारा जाना भी एक ड्रामा था। इस बीच सारे हॉस्टेजेस और उनके बीच छिपे हुए रॉबर्स को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। वो इस तरह हॉस्टेजेस के बीच घुल मिल गए थे कि कोई भी नहीं कह सकता था कि कौन हॉस्टेज है और कौन रॉबर्स। इसलिए फ्रेजर का कैप्टन उससे कहता है कि अब इस केस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना तो कुछ चोरी हुआ है और ना ही कोई पकड़ा गया है। फ्रेजर को ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर वो हार भी नहीं मान सकता था। जब वो सारे लॉकर्स और सेफ की छानबीन करता है तो उसे उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स वाले लॉकर के बारे में पता चलता है कि उसकी डिटेल्स गायब हैं। फिर वो मैडलिन से मिलता है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मेयर और मैडलिन उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। वो कहता है कि वो उस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इसके बदले में वो उससे उस बॉक्स की जानकारी मांगता है। मैडलिन उसे थोड़ा हिंट देकर इस बात को यहीं खत्म करने के लिए कहती है और बाद में केस से मिलने जाती है। वो केस को बताती है कि फ्रेजर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स को डाल्टन जमानत के तौर पर अपने साथ लेकर गया है, ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो खुद को बचाने के लिए उस बॉक्स के बदले वो हमारी मदद ले सके। मैडलिन को पता था कि उस सेफ में डॉक्यूमेंट्स के अलावा डायमंड्स भी थे। केस उसे बताता है कि उस बॉक्स में एक कार्टियर रिंग भी थी, जो कि उसकी जूइश फ्रेंड का था, जिसे उसने नाजियों से ही बचाया था, क्योंकि नाजियों ने इसके लिए उसे बहुत बड़ी रकम दी थी। इसके बाद वो मैडलिन को उसकी फीस देकर रुखसत करता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम डाल्टन को उसी प्रिजन सेल में देखते हैं, जहाँ से वो अपनी इस रॉबरी की पूरी कहानी सबको बता रहा होता है कि कैसे उसने एक कमरे में बैठकर इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया। ये वही सेल था जो उसके साथियों ने सप्लाई रूम में गड्ढा खोदकर बनाया था और ट्रिक वॉल से छुपा दिया था। अब डाल्टन के पास डायमंड्स, रिंग और वो डॉक्यूमेंट्स थे। वो उस ट्रिक वॉल को तोड़कर वहाँ से निकलता है और आसानी के साथ बैंक के फ्रंट गेट से बाहर आ जाता है, जैसे कि वो एक नॉर्मल क्लाइंट हो। उसके सारे साथी बैंक के बाहर एक गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रेजर और मिचेल जब बैंक के अंदर आ रहे होते हैं, तब बाहर जाते वक्त डाल्टन फ्रेजर से टकरा जाता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। फ्रेजर कोर्ट के ऑर्डर से बैंक के अंदर जाकर जब उस डिपॉजिट बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे च्युइंग गम, कार्टियर रिंग और एक नोट मिलता है जिस पर फॉलो द रिंग लिखा होता है। फ्रेजर उस बॉक्स के बारे में बात करने के लिए केस के पास जाता है, क्योंकि उसको शक था कि इस सीक्रेट के पीछे कोई बुरी वजह जरूर होगी। केस उसके सभी सवालों का चालाकी से जवाब देने की कोशिश करता है, पर फ्रेजर उसे वो रिंग दिखाकर कहता है कि जिस दिन उसे इस रिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, वो उसका सारा भेद खोल देगा। इसके बाद वो मिचेल से मिलता है तो वो दोनों हंसते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने केस को उसकी जगह दिखा दी। बाद में फ्रेजर मैडलिन के साथ मेयर के लंच में जाकर उन्हें वो कार्टियर रिंग दिखाता है और उन्हें वॉशिंगटन डीसी के वॉर क्राइम इश्यूज ऑफिस का नंबर भी देता है, ताकि मैडलिन उस पर लगे झूठे चार्जेस हटवा सके। इसके बदले वो मैडलिन को उसकी